दिस इरफान अशरफ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी। आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एक आउटलाइन बनी रहेगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एरिया से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है या जिनको आप हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, तो वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ पर मैंने जो भी मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे वो सारा जो उसका राइट अप वहाँ पे मैंने पॉइंट फॉर्मेट में और फ्लैश पॉइंट्स में लिखा हुआ होता है, तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो आप नोट भी कर सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। रिन्यूएबल एनर्जी किसको हम बोलेंगे? जैसा आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको नेचर बार बार प्रोड्यूस करता है, रिन्यू करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिक्रिएट करता है। ठीक है, आपके पास सोलर एनर्जी है तो सन जो है सोलर सिस्टम में वो कंटिन्यूसली इस एनर्जी को प्रोड्यूस करता आया है और कंटिन्यूसली फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स इसको प्रोड्यूस करता रहेगा। तो हम इसको बोलेंगे ये रिन्यूएबल है, नेचर के पास से प्लेंटी में है, अबंडेंस में है और इसको ये बार बार प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट्स रिन्यूएबल, राइट। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को आप ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये आपकी नॉलेज में तो ये बात होगी ही कि 80% जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं अभी भी इंडिया में, वो कोल पे, पेट्रोलियम पे या सॉलिड बायोमास, उन चीज़ों पे पूरी होती हैं वो एनर्जी नीड्स। तो हम एक ऑल्टरनेट सोर्स तलाश करना चाहते हैं। तो ऑल्टरनेट सोर्स में यही जो सोर्सेज हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो टाइप्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो यही उसमें आते हैं, इसलिए इनको हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज भी बोलते हैं। तो इनका एक और नाम है नॉन कन्वेंशनल, ठीक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी हम इनको बोलते हैं क्योंकि इनका यूज़ करना हमारे लिए उतनी कन्वीनियंस नहीं है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम इनका डोमेस्टिक लेवल पे उस प्रकार से यूज़ करें या इसको यूटिलाइज करें जितनी नीड है जनरेशन्स को या वर्ल्ड को। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हम इनको ग्रीन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। Though there is a bit of difference between green energy and renewable energy, but we use them synonymously, right? अच्छा जी, इसी तरह से आप इनको सस्टेनेबल एनर्जी भी बोलते हैं और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी बुनियाद पे उसकी जो बेसिस है, राइट, वो टर्म जो है वो हम यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम अपनी एनर्जी नीड्स तो पूरी करें, जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, हमारी जनरेशन की जो एनर्जी नीड्स हैं या और आने वाली जनरेशन जो नीड्स इनकी होंगी, इमीडिएट जनरेशन्स, उनकी एनर्जी नीड्स हम पूरी करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एनर्जी नीड्स ऑफ फ्यूचर। जो फ्यूचर की एनर्जी हमारी जनरेशन्स होंगी तो उनकी एनर्जी नीड्स पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बल्कि अपनी एनर्जी नीड्स को इस प्रकार से हम सेटिस्फाई करें, पूरी करें कि उनकी एनर्जी नीड्स पे फ़र्क ना पड़े, कंप्रोमाइज़ वो चीज़ ना हो। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। और ये सस्टेनेबिलिटी जो टर्म है ये हर जगह अब इस्तेमाल हो रही है, तो एनर्जी में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो हम इसको बोलते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, राइट। अच्छा जी, तो उसके बाद इस रिन्यूएबल एनर्जी या जो आपकी सस्टेनेबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, इसकी एफिशिएंसी ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन एनर्जी जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग, ये एक फैक्टर है। दूसरा है ट्रांसलेशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अल्टीमेट मकसद हमारा यही होता है, एनर्जी का कोई भी सोर्स हो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ताकि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, वो पूरी हो जाए। तो ट्रांसलेशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज अनदर दिस फैक्टर जो एफिशिएंसी को डिसाइड करता है। और तीसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट क्लियरिंग, ठीक है, यानी जो सोर्स है आपका, जो एनर्जी का सोर्स है आपका, वो होना चाहिए इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वो लेस पोल्यूटिंग होना चाहिए। इसके अलावा वो जो है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो हैं वो कम होने चाहिए या ना होने के बराबर होने चाहिए। तो रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी और एनवायरनमेंट क्लियरिंग, ये 3 फैक्टर्स हैं। इनको मिला के एक टर्म आपको समझ में आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड एज लेवलाइज्ड एनर्जी कॉस्ट, LEC, लेवलाइज्ड एनर्जी कॉस्ट, combining all the 3 factors, and this will decide what is the efficiency of green energy या what is the efficiency of renewable energy,
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रहा हूं, ठीक है। ये चीज जो है ना, एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन एनर्जी, इसके आधार पे या इसकी बेसिस पे आप रैंकिंग कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की। जैसे हमारे सामने जब भी कोई ये टर्म इस्तेमाल करता है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, तो हमारी नजर पड़ जाती है, हमारे दिमाग में पहली बात जो आती है वो है सोलर एनर्जी, ठीक। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे सोलर एनर्जी इस नंबर पे है, ये रैंकिंग के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यानी रैंकिंग हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलईसी, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, और उसमें सबसे पहला नंबर जिसका आता है ना, दैट्स विंड एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब इस विंड एनर्जी के बारे में ये तो पता ही होगा आपको, वैसे विंड क्या है, विंड इज मूविंग एयर, राइट। और विंड का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सोर्सेज टेम्परेचर डिफरेंसेस या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन एक्सपोजर ऑफ अर्थ सरफेस टू टेम्परेचर। पानी में जो एक्सपोजर होता है, पानी का जो एक्सपोजर होता है टुवर्ड्स टेम्परेचर, वो कंपैरेटिवली लैंड से कम है, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनइवन ये टेम्परेचर एक्सपोजर की वजह से प्रेशर डिफरेंसेस आ जाती हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में, और प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से कहीं पे कूलर एरियाज होते हैं एयर के, कहीं पे हॉटर एरियाज होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मूवमेंट होता है एयर का, फास्ट मूवमेंट होता है, और उसी को आप विंड बोलते हैं। उस विंड में जो एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, दैट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, एंड यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो विंड एनर्जी, इसका यहां पर आप सोर्स लिख सकते हैं सन, अल्टीमेट सोर्स तो सन ही है, ओके। तो विंड एनर्जी से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज बता दूं, एफिशिएंसी के हिसाब से इसको हम पहले नंबर पे रैंक करते हैं विंड एनर्जी को। 1164% जो आप विंड एनर्जी देते हो एज इनपुट, यानी आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, राइट, अल्टीमेट मकसद वही है, आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, आप यहां से इनपुट देते हैं। जब आपने इनपुट यहां से दिया ना, उस इनपुट का जो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करोगे वो 1164% होगा ज्यादा। दैट शोज ये कितना इफिशिएंट है, ये सिस्टम कितना इफिशिएंटली वर्क करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और चीज, ग्लोबल विंड पैटर्न्स, इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ग्लोबल विंड पे ये जो पैटर्न्स हैं इसमें वर्ल्ड में, ये होता है डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ्स रोटेशन, अर्थ्स रोटेशन, ठीक। अच्छा, यहां पर एक फोर्स काम करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल विंड पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, कॉरियोलिस फोर्स, न्यूटन्स फोर्स, कोई भी और फोर्स, तो इट्स कॉरियोलिस फोर्स। एंड कॉरियोलिस फोर्स किसकी वजह से रेज होता है या क्रिएट होता है, इट्स अर्थ्स रोटेशन, ओके। अच्छा, एक और चीज यहां पर, मोस्ट इफिशिएंट, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई, ये हम इस पे लेवलाइज्ड एनर्जी कॉस्ट LEC, जिस पे हम वो तीनों फैक्टर्स कंबाइन करते हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम ये दे देते हैं। और इफिशिएंसी एक और चीज से भी निकाली जा सकती है, आप क्या इनपुट दे रहे हैं और वहां से आपको क्या आउटपुट निकल रहा है, ठीक है जी। देन देयर इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी रैंक के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से हम नंबर 2 पे हम रैंक कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या है, हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ, इसके इंटीरियर में चूंकि लॉट ऑफ हीट है, उस हीट को इंटीरियर ऑफ अर्थ से हम हार्नेस कर सकते हैं। अब कैसे हार्नेस कर सकते हैं, वो हीट जो है वहाँ पर मोल्टन रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जियोलॉजिकल जो चेंज होती हैं, उनकी वजह से जो भी ये मतलब इसमें ये जियोलॉजिकल चेंज होंगी, तो उसकी वजह से वो मोल्टन रॉक्स जो हैं वो ऊपर आती हैं, अपवर्ड मूवमेंट दिखाती हैं, ठीक है। और जो सराउंडिंग एरियाज में जो वाटर, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो उनके कांटेक्ट में आकर हॉट स्प्रिंग्स बन जाता है वो। अच्छा, तो हम उसको हार्नेस कर सकते हैं, और हार्नेस करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, और हम हार्नेसिंग ऑफ दिस हीट दैट वाज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, वी कैन यूटिलाइज इट एंड वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट दिस इज बिट कम्बरसम, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इंडिया में 2 ही स्टेट्स हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, जहां पे
पॉसिबिलिटी ऑफ हार्नेसिंग जियोथर्मल एनर्जी है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर तो आपको पता ही होगा कि हाइड्रो पावर हम दो चीज़ों से करते हैं, या तो फ्लोइंग वाटर से, फास्ट फ्लोइंग वाटर, ठीक है ना, या वाटर जो आपने कहीं पे स्टोर करके रखा है, कहीं पे स्टोर करके हमने रखा है और वहाँ पर हमारा एक सिस्टम बनता है दैट्स कॉल्ड एज इम्प्यूडमेंट सिस्टम, और दूसरा हमारा बनता है रन ऑफ द रिवर सिस्टम। ठीक है, और जो हाइडल प्लांट्स आप यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं इम्पाउंडमेंट प्लांट्स, और आपका बनेगा रन ऑफ द रिवर प्लांट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस चीज़ पे ज़्यादा, ये स्टोरेज वाला सिस्टम जो होता है उस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये आ गया। और एक और चीज़ है कि वर्ल्ड में 7% जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं उनको पूरा करता है हाइड्रो पावर। देन देयर इज सोलर पावर, 4th नंबर पे आता है ये रैंकिंग के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से। तो वहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है दैट सोलर कॉन्स्टेंट। सोलर कॉन्स्टेंट क्या है? देखिए, सन आपको प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, राइट, दैट्स कॉल्ड सोलर एनर्जी, और बाकी स्टार से जो आपको एनर्जी मिलेगी दैट्स कॉल्ड स्टीलर एनर्जी, रिमेंबर इट। और उसमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो नंबर 1 पे आता है, और उसके बाद अल्फा सेंचुरी आता है। तो यहाँ पर सन हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है एज स्टार। तो जितनी एनर्जी आपको देता है, 1 सेकंड में 1 स्क्वायर मीटर में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कितनी एनर्जी हमारे पास पहुँचती है हमारी अर्थ के पास, तो वो बनता है सोलर कॉन्स्टेंट, और इसका वैल्यू क्या है 1.4 किलो जूल्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और उसके बाद आपका ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर एनर्जी जो है, सोलर पावर जो है, इसको हम कहाँ पे इंस्टॉल इसको हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास सोलर हीटर्स हैं, सोलर कुकर्स हैं, राइट। तो सोलर कुकर में एक प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करता है, पता होगा आपको, दैट्स कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सोलर कुकर्स वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यू कैन से इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह से सोलर सेल्स, ठीक है, सोलर सेल्स जो आपकी हैं, इनको अगर आप मिलाएंगे ना आपस में, तो आप एक पैनल क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सोलर पैनल। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़, इनको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स पे, ठीक है ना, और इसमें हम नॉर्मली सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिलिकॉन, राइट। जो हमारे पास सोलर सेल्स हैं उनमें हम मोस्टली सिलिकॉन यूज़ करते हैं, दो उनमें ये भी होता है, बोरॉन भी होता है, ठीक है, लेकिन वो माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, माइन्यूट इसमें होता है। तो फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल्स, उसमें हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आज की डेट में जो नई सोलर सेल्स हमारे पास बनती हैं उनमें सिलीनियम का भी इस्तेमाल होता है। सिलीनियम एक एलिमेंट है, सिलीनियम का भी, या जर्मीनियम, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलीनियम, जर्मीनियम। और ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ये भी याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर्स। तो ये क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही होगी, हमारे पास कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, तो वो हम आगे जाकर देख लेंगे इसमें, ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट लास्टली हमारे पास आता है बायोमास। बायोमास क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी जो आपका हमारे डेड प्लांट्स होते हैं, या जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का, वेस्टेज ऑफ एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स, तो उनको हम, वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, उसको हम बायोमास बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर कैसे? क्योंकि देखिए आप, प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने की वजह से वहाँ पर वो शुगर्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनमें ये ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट होता है। फिर हम एनिमल्स जो है उन पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिपेंड करते हैं, मोस्टली डिपेंड करते हैं, बिकॉज दे आर द ओनली एनर्जी सोर्सेज फॉर अस, और वहाँ से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, अपनी फूड नीड्स सेटिस्फाई करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर हमारी बॉडीज़ में भी है, राइट। तो एनिमल्स के वेस्टेज और डेड पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, वो आपको देते हैं बायोमास, ठीक है जी। और बायोमास पे एक क्वेश्चन बनता है, बायोमास, बायोगैस टर्म आपने सुनी होगी, बायोगैस टर्म। बायोगैस जो है ये 75% मीथेन होता है, CH4, 75% ये मीथेन होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि
हम दूसरी क्लास में ये पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में 95% होता है, वहाँ पर मैं उसकी वो कंपोजिशन आपको बता दूंगा वो क्या है। तो यहाँ पर CH4 है, मीथेन है ये, ठीक, बायोगैस की कंपोजिशन, और ये बायोमास में ही आता है, ठीक है, बिट इको फ्रेंडली होता है ये। बाकी वो चीज़ अलग है कि 100% जो प्योरिटी है वो कोई भी सोर्स में नहीं होगी एक्सेप्ट विंड एनर्जी है या सोलर पावर को आजकल प्योरीफाई किया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्वेश्चन इसका याद रखिएगा, एक तो ये बायोगैस, इसकी कंपोजिशन एक पॉइंट, दूसरी चीज़ ये एफिशिएंसी के हिसाब से रैंकिंग पे सबसे एफिशिएंट सोर्स कौन सा है, विंड एनर्जी। अब आपके जहन में ये बात तो पड़ रही होगी सोलर एनर्जी क्यों नहीं है, सोलर पावर क्यों नहीं है। अब एफिशिएंसी में ये रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़, ये ईजेस देखे जाते हैं, ठीक है ना। और हमारे लिए सोलर पैनल्स को बनाना उतना आसान नहीं है जितना हमारा ये विंड एनर्जी ट्रांसलेशन जो है इसके लिए सिस्टम्स बनाना है। सो दैट इज़ द रीज़न। और हो गया ये, और ये करना आप ये इनमें ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं, सिलिकॉन, सिलीनियम, जर्मीनियम, ठीक है, इस पर स्ट्रेस करिएगा आप। तो ये हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कल हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और होपफुली हम इसको 1-2 दिन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।